हेलो एंड वेलकम। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे वीडियो में, जो लगातार मेरे वीडियो का सराह रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। मैं आप लोगों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस का भी वेलकम करती हूँ और मैं ये ऐसे ही चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहे। कभी कभी वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको हर चीज़ के लिए सर्फिंग ना करना पड़े और आपको एक ही जगह पे मैं सारी जानकारी दे सकूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति समुदाय विशेष को भड़काना या उकसाना नहीं है, क्योंकि हम हमारे देश के संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें कुछ मुद्दों पे बहस या जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपनी सरकार के 20 लाख करोड़ के इस जुमले से लोन लेकर एक बेहतरीन उद्योगपति और करोड़पति अरबपति टैक्स पेयर बन सकते हैं, इंटरेस्ट पेयर बन सकते हैं, और किस तरह से आपकी ज़िंदगी को एक सुनहरा अवसर मोदी जी ने प्रदान किया है। वो बीजेपी सरकार इस तरह से आपको टैक्स पेयर और इंटरेस्ट पेयर बना के सेल्फ रिलायंस की अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रही है, जबकि खुद सेल्फ रिलायंस का पार्ट नहीं पढ़ रही है। कैसे, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। और तो और, जब देश में हर तरफ हज़ारों मौतें हो रही है और कोरोना वायरस का कहर हम पे बरस रहा है, उस समय हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जून के महीने में एकदम पीक पे चले जाएंगे। और विश्वसनीय सूत्रों की माने और कुछ मैगजीन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग उस केस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे संक्रमित आंकड़ों के। अगर बात की जाए ब्रिटेन के संक्रमित आंकड़ों की बात की जाए तो क्योंकि हमारे देश में इस वक्त कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1,30,000 हो चुका है। खैर, बात करते हैं। हमारे मोदी जी इस वक्त जो है वो नकली वेंटिलेटर्स लेने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मोदी जी जो है वो सेना में भर्ती कर रहे हैं। सेना में वो आम आदमी की भर्ती कर रहे हैं, जिससे कि एक आम आदमी को अच्छी एक्टिव ट्रेनिंग मिले, एक सैनिक की तरह ट्रेनिंग मिले और वो बाहर निकल के एक बेहतरीन एम्प्लॉय बन सके कॉरपोरेट के लिए। और तो और, हमारे मोदी जी जो है मास सम्मोहन में लगे हुए हैं। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं देशभक्ति और संविधान की मिली जुली, तो वो एक मास सम्मोहन की बात वो कर रहे हैं। और बीच बीच में कभी कभी इक्के दुक्के प्रवक्ता आ जाते हैं जो इसी तरह की उटपटांग सी उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। उसके अलावा एक और काम मोदी जी कर रहे हैं जो मैं आपको बताना भूल रही हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो आपको चांद पे लेके जाने की एक बेहतरीन प्लानिंग वो कर रहे हैं, जो आपको थोड़े ही समय में उसका लाभ मिलने लगेगा। जैसे ही आप इस कोरोना से छुट्टी पा ले तो आपको डायरेक्टली चांद की एक सैर करवाएंगे मोदी जी, ऐसा उनका प्लानिंग है। 6 साल बेमिसाल मोदी जी, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आ रहा है वो जो यूपी से आ रहा है कि योगी जी ने फाइनली प्रियंका वाड्रा की बसेस को, जो 1,049 बसेस थी, उसको अंदर नहीं जाने दिया और बसेस को राजस्थान की तरफ जाना पड़ा। तो ये बात है अहंकार की। दोस्तों, चाणक्य के हिसाब से एक व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, और अवगुण के साथ वो जी भी सकता है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट अवगुण जो है वो जो अहंकार का अवगुण होता है, वो ना उसे अच्छा प्रेमी बना सकता है, ना उसे अच्छा जीवन साथी बना सकता है, और ना ही एक अच्छा इंसान बना सकता है। और वही जो है अहंकार का अवगुण जो है हमें हर तरफ जो है नेतागिरी में नज़र आ रहा है, जो मजदूरों की भलाई से ज़्यादा अहंकार को तवज्जो दी जा रही है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। तो 6 साल बेमिसाल की अगर हम बात करें तो हमारे 6 साल में सिर्फ बीजेपी में बंदर बाट ही चल रहा है। बीजेपी के नेता कुछ भी करते हैं, आपस में मिल बांट के खाते हैं और अपनी पार्टी की जय जयकार करते हैं। और सीनियर सिटीजन से जो सब्सिडी है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। जैसे टिकट पे सब्सिडी होता है और भी उनको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, उनसे कहा जाता है कि वो अपनी सब्सिडी छोड़ दे। जबकि सांसदों की जो सैलरी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ है, करीब 8 लाख फैक्ट्रीज़ जो है वो अवैध रूप से बंद कर दी गई है। ऐसा है कि वो कुछ फैक्ट्रीज़ के पेपर्स नहीं है, कुछ फैक्ट्रीज़ की परमिशन नहीं थी, पता नहीं बड़े बड़े रीजंस, तो फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया, जिससे 10 करोड़ परिवार जो है वो
बेघर हो गए। 10 करोड़ परिवार का जो है रोजी रोटी जो है वो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी है। जीएसटी की तो आप बात करें तो लगभग हर व्यापारी लॉस में है। कैश फ्लो मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जीडीपी पहले ही गिर गई थी, अब तो समझ लीजिए माइनस में पहुंच गई है हमारी जीडीपी। जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जैसे ही कोरोना थमेगा हमारी इकोनॉमी जो है सीधे माइनस में पहुंच जाएगी। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यूपी में हर रोज़ 90 से 100 हत्याएं हो रही है बीजेपी के काल में, जो 6 साल बेमिसाल की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि किसानों के ऊपर, किसानों और बेरोजगारों की हम बात करें तो इनकी जो सुसाइड की रेट है वो 4 गुना बढ़ गई है। पहले साल में 3000 कृषक और 18,000 जो युवा सुसाइड करते थे, जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है 4 गुना बढ़ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे नोटबंदी के चलते बहुत सारी शादियां टूट गई है और बहुत सारे लोग मर गए हैं। बहुत सारे लोग जो नोटबंदी में, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो है नोटबंदी के चलते कमर टूट गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इतने सैनिक 6 साल में मरे, जितने सैनिक हमारे पहले कभी भी नहीं मरे हैं। पिछले जो 40 साल में, 45 साल में हमारे जितने सैनिक नहीं मरे, उतने हमारे 6 साल में मर गए हैं सैनिक। उसके बाद हम बात करें कि हमारे जो कृषक है उनको जो यूरिया दिया जाता है और जो उनको डीएबी दिया जाता है, यूरिया की जो बोरी होती है उसमें 5 किलो की चोरी हो गई है। उसके बाद में हम जो डीएबी की बोरी होती थी वो जहाँ पर 1000 रुपये की आती थी 1500 रुपये की आ रही है। मैं कुछ पढ़ रही थी, किसी जगह मैंने पढ़ा कि एक गाजीपुर करके गांव है, गाजीपुर करके गांव में 5 किलो चावल के लिए एक कोटेदार ने एक मजदूर की पीट के हत्या कर दी। तो इस तरह से जो है अन्न के लिए और रोटी के लिए एक आम इंसान, एक नॉट आम इंसान, एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास है जिसको मजदूर क्लास बोलेंगे, वो भूख से तड़प के मर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मिडिल क्लास को भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और एक छोटी सी गलती और बहुत बड़ा सबक हमें मिल रहा है कि हमारे देश में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह से मजदूरों की प्रॉब्लम्स को ओवरलुक किया गया है, छोटी छोटी गलतियां हमें एक बहुत बड़े कुएं में जाके ढकेल रही है। और कल ही मैंने सुना है कि सोनिया गांधी जी पर FIR हो गई है। FIR क्यों हुई है पता है? क्योंकि उन्होंने PM केयर फंड्स के पैसों का हिसाब मांगा। जो मोदी जी का मंत्रा था कि विपक्ष को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, विपक्ष हमारे देश में है तो विपक्ष को अपने काम करते रहना चाहिए, विपक्ष को पूछते रहना चाहिए कितना फंड है, क्या है, और सही रास्ता दिखाना चाहिए एक सत्ताधारी पार्टी को, विपक्ष को। जो काम सोनिया गांधी जी कर रही थी, हालांकि उन्होंने आज बैठक भी की विपक्ष की, जिसमें से 25 विपक्षी पार्टी में से सिर्फ 22 ही आ पाए, 22 पार्टियों के अध्यक्षों ने सभा अटेंड किया, जिसमें ये बात की गई कि किस तरह से हम कोरोना वायरस से जो है हम निजात पा सकें। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हम लोगों ने बिल्कुल पैनेशिया समझ लिया लॉकडाउन को, घर में बैठे हुए हैं। और ये पैनेशिया नहीं है, ये तो एक वन ऑफ द वेज है सिर्फ कोरोना के संक्रमण की तेज़ी को कम करने का। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है और जब हमारे देश के मजदूरों की इस तरह से हालत ख़राब है तो 6 साल बेमिसाल कैसे हो सकते हैं? जब हमारे देश के किसानों की हालत इतनी बेकार हो गई तो 6 साल बेमिसाल कैसे हो सकते हैं? जब हमारे देश का नौजवान इतनी भयंकर तरीके से बेहाल हो गया है तो हम 6 साल बेमिसाल कैसे हो सकते हैं? इस बात पे मुझे अप्रीहेंशन है, सस्पिशन है और इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि कैसे 6 साल बेमिसाल हो सकते हैं, जबकि ऐसी हालत हो गई है देश की जो पहले कभी नहीं थी। किसानों की
फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है उनको, उनके दूध की कोई कीमत नहीं मिल रही है उनको, मतलब मिट्टी के भाव उनकी जो फसल है वो मैं देख रही थी टीवी में, मिट्टी के भाव उनको बेचनी पड़ रही है, उनकी चीज़ें, उनका दूध जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, सब कुछ मिट्टी के भाव बिक रहा है। उसके बाद अगर हम में से कोई भी या किसान अगर बैंक मैनेजर के पास जा रहा है लोन लेने के लिए, तो उसको बैंक मैनेजर को बहुत ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ रही है। उसके बाद में हम देखें कि जो भी पत्रकार इन मुद्दों को उठाते हैं, कुछ पत्रकार जो है, एक पवन जायसवाल जी है, उन पर भी देशद्रोह का आरोप लगा के उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। उसके बाद में धवल पटेल जी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो अगर पत्रकार भी विपक्ष की तरह किसी तरह के मुद्दे को उठाते हैं तो उन पर इस तरह के आरोप लगा के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और हमारे संविधान की सम्मान को आहत है। तो ये इस तरह से हमें आवाज़ उठानी होगी और हमें चीज़ों से लड़ना होगा, हमें सिचुएशंस को समझना होगा कि एक्चुअली हमारे साथ में हो क्या रहा है। और सारे ही मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी के वही सम्मोहक छवि से और इतने मनमोहित है, वो इतने ज़्यादा मोहित है कि वो किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहते हैं। किसी के पास सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। 100 बार सोचना पड़ता है सवाल पूछने से पहले। मीडिया जो है वो आपको मैंने बताया ही था किस तरह से मीडिया जो है सवाल पूछने से हिचकती है, क्योंकि मीडिया को इस तरह से दिखा दिया गया है कि बस यही एक पार्टी है जिसको हमने हमारे सारे राज्यों का, हमारे देश के जितने भी 28 राज्य, सब राज्यों का हमने माला में पिरो के हमने इस पार्टी के गले में हमने डाल दी है और हम कोई इनसे सवाल जवाब नहीं पूछ सकते। अगर कोई मीडिया या आजकल तो एंकर हो गए, एंकर अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको बहुत बुरी तरह से हड़काया जाता है, बहुत बुरी तरह से उसकी बेइज्जती की जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि अमीश देवगन साहब ने मजदूरों के फेवर में सवाल पूछे थे जिनसे संप्रीत पात्रा जी ने बहुत बेइज्जती की। तो इस तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो भी एंकर होते हैं, जो भी पत्रकार होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और संविधान हमारे लोकतंत्र का